समझ आई? दोबारा बता रहा हूं, माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे ऐसे चैनल्स जो सेल मेम्ब्रेन से लेके साइटोप्लाज्म से लेके तमाम सेल में ऐसे एक्सटेंड कर रहे हो, और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके साइटोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को लेके सेल मेम्ब्रेन तक आपस में जोड़ रहे हो, उनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जी जी बिल्कुल कह सकते हैं। ये रिजिडिटी देते हैं सेल को, उसको फैलाते हैं। फिर साथ में बनाएं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं जो रफ हो जाते हैं। अब आप कहेंगे ये कोई डेफिनेशन तो ना होगी, सर ने पता नहीं क्या बता दी है। मैंने ठीक कहा है। स्मूथ चीज क्या होती है? जिसके ऊपर कोई चीज मौजूद ना हो। ये देखें, ये जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इनके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है शक्ल जो है वो रफ हो जाती है। तो क्योंकि राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। समझ आ गई? और फंक्शन पता चल गया? राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। दूसरा फंक्शन, सेल को फैलाते हैं। तीसरा, ये आपके सेल में लिपिड मेटाबॉलिज्म के काम आते हैं। किसके? किसके? लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब क्यों? क्योंकि सेल के अंदर अक्सर, मिसाल के तौर पे मैंने अक्सर बताया है कि हमारे जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो डायनामिक स्टेडी स्टेट में जा रहा होता है। डायनामिक स्टेडी स्टेट। अब डायनामिक स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है? डायनामिक होगा, कई सिमतों में चल रहा होगा। लेकिन जब कंडीशंस नॉर्मल होगी तो वो स्टेडी स्टेट की तरफ चल पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मुझे आप रोटी खिलाते रहें, स्टार्च जो है ग्लूकोज में टूट के ग्लाइकोलाइसिस करता रहेगा, मुझे एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक। अब फॉर एग्जांपल मैं कहीं डेजर्ट में निकल गया, मुझे खाने को कुछ नहीं मिल रहा, तो मेरे अंदर जो स्टोर लिपिड्स हैं या फैट्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे और मुझे एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। जब फैट टूटेगा उसको कहेंगे फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, जब लिपिड टूटेगा इसे कहेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म। उस्मान साहब 2 दिन डेजर्ट में रह के भूखे वापस शहर में आए, आते ही 2-4 रोटियां दबा के खा ली, तो अब जो ग्लाइकोलाइसिस रुक चुकी थी वो स्टेडी स्टेट यानी इस तरफ चल पड़ेगी। डायनामिक स्टेडी स्टेट की समझ आ गई? समझ आ गई डायनामिक स्टेडी स्टेट की? अच्छा, दोबारा बता रहा हूं। डायनामिक, हम कहते हैं ना कि वो बंदा बड़ा डायनामिक है यार, हर काम कर लेता है, जो काम बताओ कर लेता है। इसका मतलब वो मल्टी डायरेक्शनल है। ऐसे मल्टी डायरेक्शनल कब है? जब काम बताओ। अदरवाइज जब सो रहा होगा तो स्टेडी स्टेट में हो रहा होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि वो सोते हुए भी काम कर रहा है या पंखे से लटक के सो रहा है, नहीं, नॉर्मल रहेगा। इसी तरह हमारे अंदर जब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रही होती है वो ये होती है कि हम स्टार्च खा रहे होते हैं, स्टार्च ग्लूकोज में टूट के ग्लाइकोलाइसिस में जाके हमें एटीपी के मॉलिक्यूल दे रहे हैं, हमें एनर्जी मिल रही है। जब हमारे अंदर स्टार्च नहीं टूट रहा होता, हम स्टार्च नहीं खा रहे होते,
तब हमारे अंदर और मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अब समझ आ गई? हमें ये एनर्जी देती रहेंगे। उतनी देर में हमें स्टार्च अवेलेबल हो जाएगा, और जैसे ही हम स्टार्च खाएंगे फिर वही स्टार्च अपने मोनोमर ग्लूकोज में टूटेगा, वो फिर ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, और इस तरह ये स्टेडी स्टेट में चल पड़ता है। अब समझ आ गई डायनामिक स्टेडी स्टेट की? अब समझ आ गई होगी। अब क्योंकि ये लिपिड की स्टोरेज का काम करते हैं तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। अब क्योंकि ये एक सेल्स के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फैले होते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये नर्व इम्पल्सेस को भी वो करते हैं ट्रांसमिट, सेल के एक हिस्से से दूसरे में? अगला फंक्शन इसका ये पता चल गया। समझ आ गई? दूसरी बात, सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में एक्सटेंड होते हैं, तो जाहिर बात है यहाँ से लेके यहाँ तक मटेरियल्स को भी स्पोर्ट और ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये मटेरियल्स को भी क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट। समझ आ गई? ये फंक्शन था आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। अब आगे चलें। आगे चलते हैं जनाब। अगला हमारी ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स। छोटे छोटे टीनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, जो जिनके ऊपर आके मैसेंजर आरएनए ठहरता है, उनको कहते हैं राइबोसोम्स। क्या कहते हैं? ठीक। Cell contains tiny granular structures that help in protein synthesis are called ribosomes. ठीक। अब राइबोसोम जब अटैच हो मैसेंजर आरएनए के साथ, लिख लें राइबोसोम प्लस मैसेंजर आरएनए, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पोलीसोम। ये आरएनए के साथ मिलके पोलीसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये इनका फंक्शन है। क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक हो गया? बने किस चीज से होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बनते हैं। ये इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। समझ आ गई? चलें, इनसे मिलता जुलता स्ट्रक्चर एक और है, गोल्जी एपरेटस। लिख लें, ये आपके सेल का वो ऑर्गेनेली है जो सब्सटेंसेस को पैक करने के काम आती है, जो सब्सटेंसेस को पैक करने के काम आती है। कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था। किस चीज़ से मुश्तमिल होती है? फ्लैट एंड सैक्स के ऊपर, ऐसे फ्लैट कर रहे होते हैं सैक्स। ठीक।
आपस में फिर क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक, अब इनके दो फेसेस होते हैं। जब गोल्जी ऑपरेटर्स का ये फेज ऐसे हो चुका हो, उसको कहते हैं फॉर्मिंग फेज, यानी वो बन चुका होता है। जब यही फेज इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा हो तो उसको कहते हैं मैच्योरिंग फेज, यानी जो मैच्योर हो रहा होता है। अब ये क्यों इसको मैच्योरिंग कहा जाता है, ये अपने अंदर चीज़ें सीक्रेट करता जाता है और ऐसे सीधा हो जाता है, इसको इसलिए मैच्योरिंग फेज कहा जाता है। और जब ये सीधा हो जाता है इसको फॉर्मिंग फेज कहा जाता है। ठीक, यानी इसकी जो कनकेव स्ट्रक्चर है, कनकेव ऐसे मुड़ी हुई, वो होती है मैच्योरिंग फेज। तो जो उनकी सीधी स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं फॉर्मिंग फेज। अब समझ आ गई होगी दोनों फेसेस की, अब समझ आ गई। चलें जी, अब इनके फंक्शंस लिख लें। सेल सीक्रेशंस को पैक करते हैं। अब व्हाट आर सीक्रेशंस, ये देखें, सीक्रेशंस आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ये राइबोसोम है, राइबोसोम के ऊपर क्या ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनी। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जब सेल में बन के टूटती है ये सीधा गोल्जी ऑपरेटस के पास आ जाती है और गोल्जी ऑपरेटस इसको पैक करता है, पैक करके सेल को दे देता है। ठीक है, समझ आई। अब क्योंकि सबसे पहले ये जाता कहाँ पे है मैं बताता हूँ। ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, ये मैसेंजर आरएनए। पैक करना इसलिए ज़रूरी है कि पता चले कि ये पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, इसका फंक्शन क्या होगा। यानी जो प्रोटीन आपके नेल्स में आनी है वो नेल्स बनाएगी, जो हार्मोन्स में जानी है वो हार्मोन्स बनाएगी। ठीक है, अब मुझे आप टॉफ़ी पैक करके देंगे तो मैं खाऊंगा ना। आप टॉफ़ी मेरे सामने खोल के, ठीक है, उसको मुंह में डाल के फिर उसको नीचे ज़मीन पे रगड़ के, मट्टी में रगड़ के मुझे दे, मैं खाऊंगा। तो भाई पैकेज करके, पैक करके उसको, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के सेल के हिस्सों में भेजोगे तो वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल नेल्स में प्रोटीन जानी है तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर पास होगा, वो कहेगा कि नेल्स कट गए हैं, नेल्स ने और बनना है तो यहाँ पे प्रोटीन भेजो। फिर यहाँ पे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये सबसे पहले जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो गाल्जी बॉडीज के पास आएगी, पैक होके फिर चली जाएगी। अब समझ आ गई। ठीक, एंजाइम्स की पैकेज करता है ये, और इसी की मदद से एंजाइम्स, क्योंकि प्रोटीन्स इन नेचर हैं, एंजाइम जब बन जाते हैं तो वो इन्हीं की मदद से सेल से बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। समझ आ रही है। अब जो आपके जिस्म के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं वो इसी की वजह से बनते हैं। यानी गोल्जी अपरेटस क्या करता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, ये एक तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को मिला के ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है, क्योंकि पैकिंग कर रहा है ना दोनों चीज़ों की।
इनकी पैकिंग करके उसको सेल मेम्ब्रेन में भेज देते हैं जहाँ पे ये इन्होंने इस्तेमाल होना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स यानी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाना किसका फंक्शन है? आपके गोल्जी अपरेटस का। समझ आ गई? नेक्स्ट ऑर्गेनेली बताऊं? आखिरी ऑर्गेनेली है हमारी परऑक्सीजोम्स। पर ऑक्सी का मतलब पर ऑक्साइड। लिख लें, हमारे सेल के अंदर ऐसी ऑर्गेनेलीज जिनके पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। क्या? ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीजन रिच एंजाइम्स। जैसे पर ऑक्सीडेज,